वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग रेशो। ठीक है, मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशोज: लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हमने स्टार्ट की थी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो हमने जो रेशो स्टार्ट की थी बच्चे, वो स्टार्ट की थी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी आपको मैंने कहा था रेशो कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए निकाली जा रही है। रेशो का मीनिंग है एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 आइटम्स। 2 आइटम के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है ताकि हम कोई डिसीजन ले पाए। तो लिक्विडिटी का रिलेशन कंपनी की करंट लायबिलिटी से है। लिक्विडिटी रेशो ये जानने के लिए निकाली जाती है कि एक कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन में है या नहीं है। सिर्फ करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन में है या नहीं, ये जानने के लिए लिक्विडिटी रेशो निकाली जाती है। अंडर दिस 2 रेशोज आर कैलकुलेटेड: करंट रेशो एंड क्विक रेशो। डेफिनेट है ये दोनों किसका पार्ट है? लिक्विडिटी का। दोनों ही करंट लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन बताते हैं। ठीक है, तो दोनों ही करंट लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन बताएंगे। तो करंट रेशो ये जानने के लिए निकाली जाती है कि कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितनी करंट असेट्स है। देखो मैं ना उस रेशो का मीनिंग बताऊंगी। रेशो के मीनिंग के बीच में मैं हमेशा 2 आइटम बोलूंगी, एक ऊपर रखनी है, दूसरी नीचे, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दी थी करंट रेशो। और करंट रेशो की आइडियल रेशो 2:1 है। आज मैं आपको बता रही हूं बच्चे क्विक रेशो। क्विक रेशो भी लिक्विडिटी का पार्ट है। दैट मीन्स ये भी करंट लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन बताएगी। दैट मीन्स एक कंपनी के पास अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितनी क्विक असेट्स हैं, कितनी क्विक असेट है। आज हम एक नई रेशो सीख रहे हैं, क्विक रेशो। तो क्विक रेशो लिक्विडिटी का पार्ट है, दोनों ही लिक्विडिटी का पार्ट है। दैट मीन्स दोनों रेशो करंट लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन बताएंगे। ठीक है, लेकिन देखो दोनों ही करंट लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन बता रही हैं। तो ये रेशो तो ये जानने के लिए निकल रही थी कि करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए कंपनी के पास कितनी करंट असेट है। ठीक है, करंट असेट से जो पैसे आते हैं कैश में कन्वर्ट होता है, वो पेमेंट के लिए यूज हो जाता है। प्लस अब यहाँ पे है क्विक रेशो। ये रेशो ये जानने के लिए निकलती है कि करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितनी क्विक असेट है, कितनी क्विक असेट है। अब आप कहोगे कि मैम करंट असेट तो हमें पता है, विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये क्विक असेट क्या होती है? तो आज मुझको नई चीज आपको बतानी है, क्विक असेट क्या होती है। ध्यान से सुनना। करंट असेट तो आपको पता है विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो करंट असेट है। अब क्विक असेट कौन सी होती है? ध्यान से सुनना। क्विक असेट्स आर दोज असेट्स which is converted into cash immediately, जिसे immediately कैश में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके, उसे हम कहते हैं क्विक असेट। तो आप कहोगे ऐसी कौन सी, मतलब साल का टाइम नहीं है, जिन्हें इमीडिएटली कैश में क्या किया जा सके, कन्वर्ट, उन्हें हम क्विक असेट में लेके चलते हैं। तो अब आप कहोगे मैम क्विक असेट में कौन कौन सी चीजें लेनी है? जैसे करंट असेट में आपको मैंने 6 सब हेडिंग बताई थी, उसका टोटल करंट असेट थी, उसके अंदर जो जो चीजें आती हैं उसकी सब हेडिंग में सारा आप करंट असेट में लेके चले थे। लेकिन अब क्विक असेट कैसे निकलेंगी? तो ध्यान से सुनना। ऑल द करंट असेट्स आर क्विक असेट्स। क्विक असेट कैसे निकलती है? ध्यान से सुनना। क्या बोल रही हूं मैं? क्विक असेट कैसे लेंगी? ऑल द करंट असेट्स आर क्विक असेट। सारी की सारी करंट असेट क्विक असेट होती हैं, एक्सेप्ट 2। सिर्फ करंट असेट में से 2 चीजों को छोड़कर जितनी भी करंट असेट्स हैं सारी क्विक असेट है, एक्सेप्ट 2, सिर्फ 2 को छोड़कर। एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, सिर्फ मैं कह रही हूं ऑल द करंट असेट्स आर क्विक असेट। सारी की सारी करंट असेट क्विक असेट हैं, एक्सेप्ट 2, सिर्फ 2 को छोड़कर। करंट असेट में से 2 असेट को छोड़ दो, बाकी सारी करंट असेट क्विक असेट है। आप कहोगे ऐसी 2 कौन सी? 2, एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो करंट असेट में से अगर मैं 2 असेट को माइनस कर दूं, एक तो इन्वेंट्री
और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, दो असेट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्विक असेट आ जाएगी। तो आप कहोगे कि मैम ये दो असेट क्यों नहीं लेके चल रहे क्विक असेट में, क्योंकि मैंने आपको क्विक असेट का मीनिंग बताया है विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इमीडिएटली, जिन्हें इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा जाए। तो अब वो कहता है कि इन्वेंट्री है, ये कैश में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हमें इमीडिएटली इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि माल को, स्टॉक को बेचने में टाइम लगता है। ठीक है, मैं बेचूंगी, आप कस्टमर को तो जबरदस्ती नहीं बेच सकते ना, तो उसमें टाइम लग जाता है हमें इस प्रोसेस पूरी करने में, माल बेचने वाली। तो इसलिए इसे क्विक असेट में नहीं लेके चले। प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप क्यों नहीं लेके चले क्विक असेट में, वो कह रहे हैं जिसको हम एडवांस पे कर चुके होते हैं ना, वो हमें कैश दे देगा, लेकिन उससे पैसे निकलवाने में टाइम लग जाता है। ये नहीं कि आप एक बार गए और कैश में कन्वर्ट हो गया, नो, इसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए करंट असेट में से ये दो असेट माइनस कर दी तो मेरे पास क्विक असेट आ जाएगी। तो ध्यान रखना, क्विक असेट जिन्हें इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो सारी की सारी करंट असेट क्विक असेट होती हैं, तो सिर्फ दो को छोड़कर। तो इसलिए करंट असेट में से मैंने ये दो असेट माइनस कर दी तो मेरे पास क्विक असेट आ गई। ठीक है, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो पिछले फॉर्मूले की तरह जैसे ही 4 सब हेडिंग का टोटल थी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एज इट इज लेके चलोगे। नई चीज आपके पास आई है क्विक असेट। तो क्विक असेट कैसे निकालोगे, करंट असेट आपको निकालने आती है, उसमें से दो असेट माइनस कर देना, क्विक असेट आ जाएगी। ठीक है, प्लस क्विक रेशो की जो आइडियल रेशो बताई गई है वो 1:1 बताई गई है। जैसे इसकी 2:1 बताई गई थी, क्योंकि कमेंट करने के लिए आपको आइडियल रेशो चाहिए होती है। तो क्विक रेशो की जो आइडियल रेशो बताई गई है वो 1:1, दैट मीन्स ₹1 की करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए कंपनी में जो क्विक असेट होनी चाहिए वो 1 ही होनी चाहिए। 1 हो तो अच्छा है। अगर मान लो ये इतनी है, ये रेशो आपकी 2:1 आ रही है तो अच्छी है। ₹1 को पे करने के लिए आपके पास ₹2 हैं, अच्छी है पेमेंट की पोजीशन। अगर ये रेशो इतनी आ रही है तो बच्चे और अच्छी है। ₹1 को पे करने के लिए आपके पास ₹1 को पे करने के लिए आपके पास कितने रुपए हैं, ₹3 है, तो ये तो और अच्छा है। आपके पास ₹1 को पे करने के लिए आपके पास कितने रुपए हैं, ₹3 हैं। ठीक है, आपको पता है ये रेशो ज़्यादा होनी अच्छी है, लेकिन आप मुझे बताओ ये रेशो अगर इतनी है, मतलब ₹1 को पे करने के लिए अगर आपके पास ₹8 हैं, तो ₹1 को पे करने के लिए अगर आपके पास ये रेशो अगर ऐसे आ रही है, ₹1 को पे 8:1 आ रही है, ठीक है, तो बताओ ये अच्छी है ही नहीं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि करंट रेशो थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा होनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी में करंट असेट के ज़्यादा होने का मतलब निकाला जाता है स्टॉक ज़्यादा होना, और स्टॉक के ज़्यादा होने का मतलब निकाला जाता है माल बिकता ही नहीं है, गोडाउन में पड़ा रहता है। तो इसलिए ये रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी अच्छी नहीं है। आप बताओ अगर क्विक रेशो ज़्यादा आ रही है बहुत, तो ये अच्छी है या नहीं? ये कितनी भी ज़्यादा होनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि क्विक असेट में क्या नहीं होता, स्टॉक नहीं होता, तो ये ज़्यादा होनी भी अच्छी है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी भी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक नई रेशो मैंने आपको और सिखा दी, क्विक रेशो। तो लिक्विडिटी का रिलेशन कंपनी की करंट लायबिलिटी से है, तो ये कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन बताता है, शॉर्ट टर्म पोजीशन। ठीक है, तो अगर आपको कहे कि कैलकुलेट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, तो दोनों रेशो निकालनी पड़ेगी, करंट रेशो और क्विक रेशो। अगर कहता है कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी के अंदर दोनों आती है करंट और क्विक, लेकिन अगर आ जाता है कैलकुलेट द करंट रेशो तो खाली करंट, आ जाता है क्विक रेशो तो खाली क्विक। अगर कहता है लिक्विडिटी रेशो निकालो या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, तो दोनों करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों निकालनी पड़ेगी। प्लस क्विक रेशो का दूसरा नाम है बच्चे लिक्विड रेशो। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कैलकुलेट द लिक्विड रेशो, तो समझ जाना वही क्विक रेशो। प्लस क्विक असेट को और कौन सी असेट कहते हैं, लिक्विड असेट। ठीक है, मतलब क्विक को लिक्विड और कहते हैं, मतलब जिसे इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सके। प्लस क्विक रेशो को लिक्विड रेशो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए एसिड टेस्ट रेशो तो वही क्विक रेशो। आपको उस दिन मैंने बताया था कि करंट रेशो का एक और भी नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशो।
तो ये चीज समझ आ गई। क्विक रेशो का दूसरा नाम लिक्विड रेशो, एक और रेशो एसिड टेस्ट रेशो, प्लस क्विक एसेट को लिक्विड एसेट भी कहते हैं। तो अब मैंने आपको दो रेशो के बारे में बता दिया, ठीक है। देखना, निकालो। आज से हम नेक्स्ट दो रेशो के सम है, ये 25 तक हमारे इसी तरह के सम हैं। करंट रेशो और क्विक रेशो निकालनी होगी। उस दिन मैंने इलस्ट्रेशन फर्स्ट करा दी थी, अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन सेकेंड। एक तो आगे बुक खोल के बैठनी है तभी सम कर पाओगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। सेकेंड नई बुक के अकॉर्डिंग है। बहुत देखो, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो कह रहा है, इसका मतलब करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों निकालनी है। कमेंट अपॉन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पे मतलब कमेंट करना है। तो आपको पहले निकालनी है बच्चे करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट। बच्चे पूरा लिखना है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये भी पूरी लिखनी है स्पेलिंग करंट रेशो, ठीक है। तो अब हमें दो चीजें निकालनी है बच्चे, एक तो करंट असेट्स और एक करंट लायबिलिटी। मैं आइटम बढ़ती जाती हूँ, जो जो चीजें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में आती हैं। आपको पता है करंट असेट जो सब हेडिंग है वो 6 सब हेडिंग का कॉम्बिनेशन है। करंट असेट में सबसे पहली सब हेडिंग कौन सी होती है? करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरी इन्वेंट्री, तीसरी ट्रेड रिसीवेबल, नेक्स्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट। करंट लायबिलिटीज 4 सब हेडिंग से मिलके बनती है। तो 4 सब हेडिंग, फर्स्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने फर्स्ट लेक्चर में दे दिया था। तो अब देखो, सबसे पहले ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने कहा था जब तक शॉर्ट टर्म ना हो तब तक सारी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती हैं, तो ये नॉन करंट असेट है। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी के बारे में मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ही कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो ये करंट असेट में आ जाएगा। 40 लिखना है मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे बुक में लिखता है ना, करंट असेट सॉल्व करने के लिए पूरे नाम लिखता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो इस तरह से जैसे नाम लिखना है मार्केटेबल सिक्योरिटी 40। नेक्स्ट आगे चलो, टेंजिबल फिक्स असेट्स। आपको पता है फिक्स असेट किसकी सब हेडिंग है? नॉन करंट असेट की, तो ये नहीं लोगे। उसके बाद है इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल भी आपको पता है नॉन करंट असेट की फिक्स असेट में ही आती है। इंटेंजिबल गुडविल वगैरह ये भी नॉन करंट असेट है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आपको पता है करंट असेट में आता है। देखना, ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसमें से 20 लेस है। आपको ध्यान रखना, यहाँ जो आपको डेटर यूज करने हैं करंट असेट में, प्रोविजन लेस करने के बाद वाले यूज करने हैं। तो आपके ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं 180, तो 180 यूज करना है, ना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल से पहले वाले। नेक्स्ट कैश और बैंक बैलेंस भी मेरी करंट असेट होते हैं 80,000। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आपको होता है करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग है, ये लेके चलोगे। करंट लायबिलिटीज में ले लो 120, मतलब आपको पूरे सम में से करंट असेट और करंट लायबिलिटी छांटनी है। रेंट पेबल कहते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट को। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब ऐसा एक रेंट जो हमें विद इन 1 ईयर पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट। दैट मीन्स ये मेरी करंट लायबिलिटी होती है 10,000। रेंट पेबल के बाद आ रहा है डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो विद इन 1 ईयर पे करना है। आपको ध्यान होगा मैंने आउटस्टैंडिंग की डेफिनेशन बताई थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड, लेकिन ये एक्सपेंसेस विद इन 1 ईयर पे हो जाते हैं। तो डिविडेंड पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, ये भी करंट लायबिलिटीज में आते हैं। हेडिंग करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 390। आप बताओ, इन्वेंट्री मेरी करंट असेट में आता है 390, ये हो गया, ठीक है। ये इन्वेंट्री लिया मैंने, ध्यान रखना। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसकी सब हेडिंग है? नॉन करंट लायबिलिटीज की, तो ये नहीं लेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटीज की पहली सब हेडिंग है, तो ये करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन। तो ये लेके चलोगे, इसके अंदर 25 करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग है। देखो उसके अंदर कौन सा प्रोविजन दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स।
तो आपको पता है ये करंट लायबिलिटी होती है, विद इन 1 ईयर पे हो जाता है। ये भी आप करंट लायबिलिटीज में लेके चलोगे 55। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में। उसके बाद है इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। ऐसा टैक्स जो हमने एडवांस पे किया है। कोई भी चीज हम एडवांस पे करते हैं तो चाहे तो हमें वापस मिल सकती है, जिसे हम प्रीपेड एक्सपेंस का नाम देंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरी करंट असेट होती है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स होती है 30। तो आपको पता है ये इन्वेंट्री और ये प्रीपेड है, बस सम खत्म। मैंने इस पूरे सम में से जो करंट असेट्स थी, जो करंट लायबिलिटीज थी, सारा छांट लिया कि इसमें से क्या चीज करंट असेट्स में आएगी और क्या चीज करंट लायबिलिटीज में आएगी। ठीक है, तो ये मैंने सारा छांट लिया। इसमें से ये टोटल आ रहा है विच इज 720। करंट असेट का टोटल आ रहा है 720। उसके बाद इस करंट लायबिलिटीज का टोटल करो, ये कितना आ रहा है 240। अब निकाल लो करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स हमारी है 7,20,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है 24। इसका मतलब 1 रुपए की करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए करंट असेट है 3, मतलब रेशियो आ रही है 3:1। तो ये पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है। तो 1 रुपए को पे करने के लिए मेरे पास 3 रुपीज है कंपनी में, तो ये तो अच्छी है सिचुएशन। तो आप कमेंट हमेशा कैसे करोगे, अगर कमेंट करने को कहता है तो करो, अदरवाइज रेशियो निकाल के रख दो कि आप कमेंट कैसे करोगे। द आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो इज ideal ratio of current ratio is 3:1 and current ratio of this company is 3:1, which is greater than the ideal ratio, which shows the satisfactory situation, क्योंकि ideal ratio से ये ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो यही यूज कर लोगे क्योंकि दोनों में ही करंट लायबिलिटी यूज हो रही है, लेकिन नई चीज मुझे क्या निकालनी है क्विक असेट। क्विक असेट मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी करंट असेट क्विक असेट है, लेकिन 2 को छोड़कर। तो करंट असेट में से 2 असेट माइनस कर दो, एक तो इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आप बताओ आपकी करंट असेट का टोटल कितना आ रहा था 720। इसमें से 2 असेट माइनस कर दो अगर आपने ली है। आप देखो ये सारी, जब मैंने ना यहाँ पे मार्क लगाया था क्योंकि ये इन्वेंट्री थी, ये इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस माई इनकम टैक्स पेड इन, ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में पे किए हैं तो इन्हें इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 390 चेक कर लो इन्वेंट्री के थे और ये इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, तो इन दोनों को माइनस कर दो। 390 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस में ये लिख देना इनकम टैक्स पेड इन एडवांस के लेस कर रहे हो 30,000, जो भी नाम है वो माइनस करोगे। तो 720 में से 390 और 30 माइनस कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्विक असेट कैसे निकालोगे, करंट असेट में से ये दोनों असेट इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो क्विक असेट आ जाती है। तो क्विक असेट मेरे पास आ गई है बच्चे 3 लाख। तो आप क्विक रेशियो निकाल सकते हो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक असेट मेरे पास निकली है 3 लाख और करंट लायबिलिटीज वही वाली यूज करोगे, कितनी है 240। ठीक है, तो ये यूज करोगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अब इसको काटो। 30 को 40 से डिवाइड करना, ये आएगा 2.5, सॉरी 1.25। काट लेना इसे, तो आपकी रेशियो आ रही है 1.25:1। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं करता 2 पॉइंट तक या 1 पॉइंट तक निकालो, वहां तक छोड़ दो। ठीक है, 30 को 24 से डिवाइड करो, जो भी आता है उस पॉइंट को लिख दो वहां पे। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये आपकी आ गई। अब इसको कमेंट कैसे करोगे कि द आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो इज 1:1 एंड आइडियल रेशियो ऑफ क्विक रेशियो इज 1:1 and quick ratio of this company 1.25:1, which is greater than the ideal ratio, जो ideal ratio से ज्यादा है, which shows satisfactory situation, जो क्या शो करती है satisfactory situation शो करती है।
ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया बच्चे इलस्ट्रेशन सेकंड। मतलब आपको मेन देखना है करंट असेट और क्विक असेट में क्या डिफरेंस है। तो करंट असेट तो होती है विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, और क्विक असेट होती है विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। ठीक है, तो इसलिए करंट असेट में से ये 2 असेट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये सब। नेक्स्ट देखना, थर्ड इलस्ट्रेशन निकाल के चलो। देखना बच्चे, आगे बुक खोल के बैठनी है आपने। थर्ड इलस्ट्रेशन, कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड ऑल्सो गिव योर कमेंट अबाउट द सेम। चलो, पहले निकालनी है हमें बच्चे करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो हम इसमें से सेग्रीगेट करते हैं करंट असेट कौन सी और करंट लायबिलिटी। जो सारी ये डाटास गिवन है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे रेशियो निकाल के। तो आपके पास सबसे पहले कैश और कैश इक्विवेलेंट, आपको पता है कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट असेट के अंडर आता है। ठीक है, तो करंट असेट में ले लो 46,000 कैश और कैश इक्विवेलेंट ले लिया। उसके बाद है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी करंट असेट होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आप करंट असेट की कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर उस इन्वेंट्री में लूज टूल है वो नहीं लेके चलना। वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि लूज टूल किसी वजह से यहाँ रखी गई है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है। 1 साल में ये खराब हो जाते हैं लूज टूल, स्पेयर पार्ट हमें बेचना पड़ता है। उससे जो स्क्रैप से कैश आता है उससे नए औजार खरीदे जाते हैं, लेकिन ये पैसा पेमेंट के लिए यूज नहीं होता। तो लूज टूल में इन्वेंट्री के अंदर जो लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स हैं वो इस रेशो की कैलकुलेशन में नहीं लेके चलना। तो आपको टोटल इन्वेंट्री दी हुई है 3 लाख। 3 लाख में से ये 40 माइनस कर दोगे तो आपके पास 260 बच जाएगा। या आप रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, किसी भी तरह की इन्वेंट्री हो, कच्चे माल की, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश, फिनिश गुड, कैसा भी स्टॉक को लेके चलना होता है, लेकिन लूज टूल नहीं लेते। आप इन तीनों का टोटल करो 260 ही आ रहा है। तो आप सेकंड नंबर पे इन्वेंट्री लेके चल रहे हो 260, 40 नहीं ली मैंने। नेक्स्ट, मशीनरी आपको पता है नॉन करंट असेट होती है, नहीं लोगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर टेंजिबल असेट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल, लेकिन ये कंप्यूटर विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होते, ये नॉन करंट असेट ही है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स आपको पता है इसमें क्रेडिटर और बीपी होते हैं, करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं, 170 ले लिया। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर होते हैं, ये करंट असेट ही होते हैं, ये लेके चलोगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट असेट्स होती हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट ही होती है, ये लेके चलो 50। नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन, लाइबिलिटी कह रहा है लेकिन करंट टैक्सेशन, करंट मतलब ऐसा टैक्स जो आपको विद इन 1 ईयर पे करना है। ठीक है, तो आपकी विद इन 1 ईयर जो परचेज करनी होती है वो करंट लायबिलिटी होती है, तो 30 लेके चले करंट लायबिलिटी। लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन, लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन मतलब ऐसा टैक्स जो आपको 1 साल के अंदर नहीं पे करना है, 1 साल के बाद पे करना है, तो आपकी वो कैसी लायबिलिटी बन गई, नॉन करंट लायबिलिटी, तो इसे नहीं लेके चलेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आप सबको पता है हमारी कैसी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 60,000, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, डिविडेंड पेबल कहते हैं आउटस्टैंडिंग डिविडेंड को। आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ऐसा डिविडेंड जो आपको विद इन 1 ईयर पे करना है, करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लायबिलिटी होते हैं, 1 साल के अंदर पे हो जाते हैं, ये भी लेके चलोगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी होती हैं करंट असेट्स। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी होती हैं, ले लिया मैंने सारा, यस लाइन से ही चले हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी होती हैं करंट असेट। इसके अंदर एक तो ये इन्वेंट्री थी और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस हो गया टोटल। ठीक है, तो करंट असेट का आप टोटल करोगे, करंट असेट का टोटल आ रहा है 576,000,
5,76,000 और करंट लायबिलिटीज का टोटल करोगे 3,20,000। तो ये टोटल हो गया मेरी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का। इसके बेस पे आप रेशो निकाल सकते हो, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। 5,76,000, 3,20,000, ठीक है। 5,76,000 को 3,20,000 से डिवाइड कर देना। 576 को इससे डिवाइड करना सिर्फ एक पॉइंट तक या 2 पॉइंट तक, इतना ही निकालो, ज्यादा नहीं। तो ये रेशियो आ रही है 1.8:1। आप कमेंट कर सकते हो कि आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो इज 2:1 and current ratio of this company is 1.8:1, which is less than the ideal ratio, which not shows the satisfactory situation, क्योंकि ideal ratio से कम नहीं जानी चाहिए रेशियो, ठीक है। उसके बाद आपको निकालनी है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो वही यूज करोगे, मेन आपको चाहिए क्विक असेट। क्विक असेट कैसे निकलती है, करंट असेट में से 2 असेट माइनस कर दो जो आपने टोटल ऊपर करंट असेट लिए है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो जब मैं करंट असेट निकाल रही होती हूँ ना, अगर मुझे पता है मेरे को आगे क्विक रेशियो निकालनी है, तो मैंने एक जगह सा मार्क लगा के रखा था, ये इन्वेंट्री है और ये प्रीपेड एक्सपेंस का टोटल है। आपने तो नाम भी लिखे हुए होंगे सम करते टाइम, तो उसके बेस पे आपको पता है। तो करंट असेट का टोटल था बच्चे 576। 576 में से एक तो ये इन्वेंट्री चेक करो 260 थी और प्रीपेड एक्सपेंसेस थे 20,000। ये दोनों को माइनस कर दो तो 576 में से, ठीक है, 260 और 20 माइनस कर दोगे तो 296 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्विक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक असेट आई है 296 और करंट लायबिलिटीज कितनी निकली हुई थी 320, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, ये आपकी रेशियो आ रही है, 2 पॉइंट तक निकाल लेना, ज्यादा मत निकालना। 0.925:1, ठीक है। 296 को 320 से एक बार डिवाइड करके देख लेना कितने पे डिवाइड हो रहा है ये, उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे बताओ क्विक रेशियो की जो आइडियल रेशियो है वो 1:1 है और ये 1:1 से कम है, क्योंकि ये 1 से कम है, विच नॉट शो द सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन, ठीक है। 3 लाइनों में देना है कि आइडियल रेशियो इतनी होती है, क्विक रेशियो इस कंपनी की ये है जो उससे कम है, विच नॉट शो द सेटिस्फैक्टरी और नॉट सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन, ठीक है। तो ये खत्म हो गई बच्चे आपकी सेकेंड और थर्ड इलस्ट्रेशन। बच्चों हम नेक्स्ट सम करने से पहले जरा सी एक चीज समझो, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे कराऊंगी। एक जरा सा टॉपिक क्लियर कर बच्चे, इसके अंदर जो फॉर्मूले बनाने हैं ना, हमने रटने नहीं है, आपको मैं एक लॉजिक समझा रही हूँ, फॉर्मूले की डेरिवेशन अपने आप करना, ठीक है। देखना, आपको पता है ये बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में आप सबको पता है, कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल को इक्विटी कहते हैं, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है। कौन सा साइड है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, ठीक है। आपको पता है सबसे पहली जो हेडिंग होती है इसे हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड्स, ऑनर का पैसा। क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड, ऑनर के पैसे। मतलब कैपिटल को लिखने के लिए, कंपनी में ऑनर की कैपिटल को लिखने के लिए एक हेडिंग बनती है शेयर होल्डर फंड, ठीक है। उसके बाद आपको पता है इसमें 2 सब हेडिंग है, तो ये हेडिंग इन दोनों का टोटल, इनके दोनों के टोटल से ये बनती है। उसके बाद दूसरी मेन हेडिंग है लायबिलिटी, जो है लायबिलिटी, लेकिन 2 टाइप की होती हैं, एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। आपको पता है नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 सब हेडिंग है, तो 4 सब हेडिंग मिलके ये बनाती है नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में भी आपको पता है 4 सब हेडिंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मिलके करंट लायबिलिटी बनाती हैं। तो करंट लायबिलिटीज एक मेन हेडिंग है, 4 सब हेडिंग का टोटल मिलके करंट लायबिलिटी बनाती है। करंट लायबिलिटी
इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सब हेडिंग, ठीक है। और आपको पता है उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल क्या कर जाता है, मैच, ठीक है। उसके बाद आपको पता है इस साइड असेट साइड होता है, मतलब यहाँ 3 होती हैं, जो दूसरे वैसे तो 4 होती हैं लेकिन एक सिलेबस में नहीं है, मेन हमें यही हेडिंग होती है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे होती है एक तो, इसमें असेट 2 टाइप्स की होती है, एक तो नॉन करंट असेट्स, एक करंट असेट्स। इसमें आपको पता है 5 सब हेडिंग होती हैं, इसमें 6 होती हैं, ठीक है। मिलके फिर टोटल असेट्स आ जाती हैं। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल मैच कर जाता है फिर। ठीक है, बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल मैच कर जाता है। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ की 3 हेडिंग और यहाँ की 2 हेडिंग मिलके बैलेंस शीट का टोटल मैच कराती हैं। आपको ध्यान होगा 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक तो बिजनेस में ऑनर पैसे लगाते हैं, एक आउटसाइडर। ऑनर के पैसे को कैपिटल कहते हैं, आउटसाइडर के पैसे को लायबिलिटी कहते हैं। ध्यान होगा एक चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, ठीक है। ऑनर पैसे लगाते हैं, आउटसाइडर पैसे लगाते हैं, उसी के पैसे से तो बिजनेस की क्या खरीदते हैं, असेट्स, ठीक है। तो आप बताओ कंपनी में कैपिटल, इक्विटी और ऑनर का पैसा कौन सी हेडिंग में है, शेयर होल्डर फंड में। लायबिलिटीज 2 टाइप्स की हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ठीक है। मतलब ऑनर का पैसा कैपिटल, ये आउटसाइडर का पैसा, ये सारे पैसे बिजनेस में लगाते हैं, इन्हीं के पैसे से तो बिजनेस की क्या खरीदते हैं, असेट। तो मतलब आपके कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड और असेट साइड का टोटल क्या करता है, मैच। तो अब ध्यान से देखना, आपको पता है कंपनी में एक तो शेयर होल्डर पैसे लगाते हैं, मान लो शेयर होल्डर ने लगाए हैं 60 रुपीज। आउटसाइडर जो होते हैं वो 2 तरह के हैं, ठीक है। एक तो लायबिलिटी, क्योंकि आउटसाइडर है 2 लायबिलिटीज हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। जो आउटसाइडर ने पैसा दिया हुआ है हमें, या तो हमें वो विदिन 1 ईयर वापस करना है या 1 साल के बाद, लेकिन ये दोनों ही आउटसाइडर का पैसा है, मतलब कि दोनों लायबिलिटी है। मान लो जो लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास है वो 30 है, और जो शॉर्ट टर्म चीजें हमें प्रोवाइड की हुई हैं वो 10 है। तो देखो ऑनर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा, क्योंकि कंपनी के ओनर शेयर होल्डर होते हैं, उन्होंने 60 रुपीज लगाए हैं, और जो आउटसाइडर हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन और करंट फिनेंस इतना प्रोवाइड किया है। तो बताओ ऑनर ने 60 रुपीज लगाए हैं, आउटसाइडर ने 40, तो बताओ टोटल बिजनेस में फिनेंस कितना आया हुआ है, 100। क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटी का मतलब क्या है, ऑनर का पैसा लगा होना और आउटसाइडर का, ठीक है। तो कैपिटल मतलब शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर का पैसा। तो ये सारे पैसे लगाते हैं, तो बताओ बिजनेस में टोटल कितना फाइनेंस लगा हुआ है, 100। ये 3 हेडिंग मिलके ये आ गया बैलेंस शीट का टोटल। इन्हीं के पैसे से बिजनेस की क्या खरीदते हैं, असेट। वो बेशक से नॉन करंट असेट्स हो, बेशक से वो करंट असेट हो, जितना फाइनेंस कंपनी में आता है उसी के पैसे से तो असेट खरीदते हैं। तो बेशक से वो नॉन करंट असेट्स हो, बेशक से करंट असेट हो, तभी तो बैलेंस शीट के टोटल मैच करता है, क्योंकि ऑनर पैसे लगाते हैं, आउटसाइडर पैसे लगाते हैं, इन्हीं से हम बिजनेस की क्या खरीदते हैं, असेट। तो कैपिटल शेयर होल्डर का पैसा, लायबिलिटी वो करंट हो या नॉन करंट, आउटसाइडर का पैसा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, तभी तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल मैच करता है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड ये रहा, ये असेट साइड हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लेकिन आपको पता है कंपनी के थोड़े से नाम चेंज हैं, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर बाई चांस आपको टोटल असेट्स चाहिए, क्या चाहिए, टोटल असेट्स चाहिए आपको बाई चांस, तो ध्यान से सुनना। आपको पता है ये बैलेंस शीट की यहाँ की 3 हेडिंग और यहाँ की 2 हेडिंग मिलके टोटल मैच करता है। ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बाई चांस मुझे टोटल असेट्स निकालनी है, तो टोटल असेट्स नॉन करंट असेट्स और करंट असेट का मिलके टोटल असेट्स बनेंगी। टोटल असेट्स और कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है यहाँ की 3 हेडिंग मिलके भी तो टोटल असेट ही बनाती हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल मैच करता है। आप बताओ मुझे ये बैलेंस शीट के
100 बैलेंस शीट का ये साइड हो या ये साइड हो, मैच तो करता है। मुझे टोटल असेट निकालनी है, आपकी मर्जी है नॉन करंट असेट और करंट असेट को ऐड करके निकाल लो, आपकी मर्जी है टोटल असेट और कैसे निकाल सकते हो, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन तीनों को ऐड कर दो तब भी असेट साइड का टोटल आ सकता है। तो यहां से आपको फॉर्मूले बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखना ये चीज को देखते हुए अभी अभी मैं आपके नेक्स्ट सम में फॉर्मूले बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ की 3 हेडिंग और यहाँ की 2 हेडिंग मिलके बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ बाई चांस, चलो मैं सम करते टाइम ही हम फॉर्मूले बनाएंगे, लेकिन इन्हीं को यूज करते ही मैं फॉर्मूले बनाऊंगी, उसको देखना ध्यान से। इलस्ट्रेशन बच्चे 4 निकालो। इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 देखना बच्चे जरा सा। बच्चे यहां से ये वाला प्रीवियस ईयर वाला कॉलम थोड़ा सा रब कर रही हूँ, इसमें देखना आपके पास कह रहा है कैलकुलेट द करंट रेशियो। पहले गिवन आइटम देखो क्या क्या गिवन है। एक तो टोटल असेट्स आपके पास गिवन है 1 लाख, टोटल असेट्स गिवन है। उसके बाद दूसरी चीज आपके पास गिवन है शेयर होल्डर फंड्स। गिवन आइटम लिखो, शेयर होल्डर फंड्स गिवन है 60,000। उसके बाद आपके पास गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं 20,000। नेक्स्ट है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स हैं 50,000। अब मुझे बताओ करंट रेशो निकालनी है। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब आइटम नहीं गिवन, ये 4 गिवन आइटम है, ये निकालना है आपने करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला है ये है। अब करंट असेट्स कैसे निकालूं आप बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टोटल असेट्स कैसे बनती हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट मिलके टोटल असेट्स बनती हैं। अगर मैं टोटल असेट में से नॉन करंट असेट्स माइनस कर दूं तो करंट असेट आ जाएंगी। तो आप करंट असेट निकालने के लिए क्या यूज करोगे, ये टोटल असेट है, टोटल असेट में से नॉन करंट असेट क्या कर दो माइनस, ठीक है। तो टोटल असेट में से, टोटल असेट्स होती हैं नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट मिलके टोटल असेट आती है। तो टोटल में से आप नॉन करंट असेट माइनस कर दो, तो टोटल में से अगर आप नॉन करंट असेट माइनस कर दोगे तो टोटल असेट है 1 लाख। इसमें से नॉन करंट असेट है 50,000, इसको माइनस कर दो तो ये आपके पास करंट असेट देखो आ गई, करंट असेट आ गई 50,000। अब मेरे को दूसरी चीज चाहिए बच्चे फॉर्मूले के लिए, करंट लायबिलिटीज। अब मैं करंट लायबिलिटीज कैसे निकालूं, ध्यान से देखना आप एक बार आप कि मैं करंट लायबिलिटीज कैसे निकालूं। आपके पास ये चीजें दी हुई हैं, शेयर होल्डर फंड, मतलब हेडिंग्स पूरी दी हुई है कि शेयर होल्डर फंड, एक हेडिंग सारी सब हेडिंग का टोटल मिलके बनाती है। इसके अंदर जितनी भी सब हेडिंग होती है उसका टोटल होती है मेन हेडिंग। इसके अंदर जो 4 सब हेडिंग है उसका टोटल ही नॉन करंट लायबिलिटी है। इसमें जो 4 सब हेडिंग है करंट लायबिलिटी उसका टोटल होता है। अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए ये करंट लायबिलिटी चाहिए। आप बताओ ये जो टोटल असेट्स हैं, जो असेट साइड का टोटल होता है वही लायबिलिटी साइड का होता है, जो असेट साइड का टोटल है वही लायबिलिटी साइड का होता है। आप बताओ, तो लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वही असेट साइड का टोटल है। आपको टोटल असेट्स दी हुई है ये रही, तो वही लायबिलिटी साइड का टोटल है। लेकिन लायबिलिटी साइड 3 हेडिंग का टोटल है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज। तो अब मुझे बताओ इस टोटल में से अगर मैं ये दो चीजें माइनस कर दूं, इस टोटल में से अगर मैं ये 2 चीजें माइनस कर दूं, अब आपको ये टोटल कहां से लाए, क्योंकि जो असेट साइड का टोटल है वही लायबिलिटी साइड का टोटल होता है, ठीक है। टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी साइड दोनों मैच ही तो करते हैं। तो टोटल मेरे पास है, टोटल मेरे पास, और आपको पता है लेकिन ये वाला साइड का टोटल 3 हेडिंग का टोटल है। तो इस टोटल में से अगर मैं शेयर होल्डर फंड, ये वाली हेडिंग, और नॉन करंट लायबिलिटी 90, 100 में से ये 90 माइनस कर दूं तो ये करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो वही चीज करो, टोटल असेट ये रही, शेयर होल्डर फंड ये रहा, नॉन करंट लायबिलिटी ये रही, ठीक है। तो आप क्या करो, करंट लायबिलिटी निकालने के लिए जो टोटल असेट्स हैं
टोटल असेट में से एक तो शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। ठीक है, अब टोटल असेट क्यों यूज की, क्योंकि जो असेट साइड का टोटल होता है वही लायबिलिटीज है। तो इस टोटल में से अगर मैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। देखो 100 में से अगर मैं ये 90 माइनस कर दूं तो ये 10 आ जाएगा। तो टोटल असेट बताओ कितनी है, 1 लाख। इसमें से अगर मैं शेयर होल्डर फंड 60 माइनस कर दूं, नॉन करंट लायबिलिटी है 20,000, ये माइनस कर दूं तो करंट लायबिलिटीज मेरे पास 20 आ जाएंगी। क्योंकि ये वाला साइड टोटल 3 हेडिंग का टोटल है, तो इस 3 के टोटल में से अगर 2 हेडिंग शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दी तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटी का मैंने फॉर्मूला ऐसे नहीं, इसको याद रखो, ये चीज जो मैंने सिखाई है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो आपके पास ये करंट असेट आ गई, ये करंट लायबिलिटी आ गई। अब फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट असेट आई है 50,000 और करंट लायबिलिटीज आई है 20,000। 2.5:1। उसने कमेंट करने को नहीं बोला तो आप यहीं पे छोड़ दोगे इससे कि उसने कहा कैलकुलेट द करंट रेशियो। तो मेरी ख्याल से समझ आया। तो एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ की 3 हेडिंग मिलके टोटल होती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी मिलके बैलेंस शीट का टोटल आता है। यहाँ की 3 हेडिंग का टोटल और यहाँ की 2 हेडिंग का टोटल, नॉन करंट असेट और करंट असेट, बैलेंस शीट का टोटल मैच कराता है। ठीक है, अब देखना एक और, इसी से हम फॉर्मूले बनाएंगे कि क्या चीज हमें चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखना एक बारी इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में देखो आपके पास वही करंट रेशियो निकालनी है। फिर से आपके पास गिवन आइटम में है टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में आपके पास गिवन है 8 लाख। उसके बाद है बचे फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स बताओ किसकी सब हेडिंग है, नॉन करंट असेट में आती है। ठीक है, 540। उसके बाद है बचे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट असेट की सब हेडिंग है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की 110। उसके बाद आपको गिवन है शेयर होल्डर फंड्स। जो गिवन आइटम है पहले वो लिखो, शेयर होल्डर फंड्स 6 लाख। उसके बाद है बचे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में 80,000। अब बताओ निकालनी है बच्चे करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। आप मुझे बताओ, मेरे पास टोटल असेट्स हैं। टोटल असेट होता है नॉन करंट असेट और करंट असेट का टोटल मिलके टोटल असेट। टोटल में से मुझे नॉन करंट असेट अगर माइनस कर दूं तो करंट असेट आ जाएगी। ठीक है, तो आप, लेकिन आपके पास नॉन करंट असेट नहीं है तो आप पहले नॉन करंट असेट निकालो। नॉन करंट असेट की सब हेडिंग दी हुई है। नॉन करंट की सबसे पहली सब हेडिंग है फिक्स असेट, तो आपने फिक्स असेट ली 540। ठीक है, तो नॉन करंट असेट कैसे निकालोगे, एक तो आप फिक्स असेट ले रहे हो प्लस दूसरी सब हेडिंग होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो लोगे और नहीं आगे। ठीक है, तो फिक्स असेट 540, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 110 मिलके आपके पास ये नॉन करंट असेट बन जाएगी, ये आ गई 650। ठीक है, अब मुझे बताओ आपके पास नॉन करंट असेट आ चुकी है, तो टोटल असेट में से नॉन करंट असेट, टोटल असेट में से अगर मैं नॉन करंट असेट माइनस कर दूं तो करंट असेट आ जाएगी। तो करंट असेट कैसे निकालोगे, टोटल असेट में से नॉन करंट असेट्स अगर माइनस कर दो तो टोटल असेट है 8 लाख और नॉन करंट असेट मेरे पास निकल के आई है 650। ठीक है, तो करंट असेट मेरे पास आ गई 150।
उसके बाद निकालनी है करंट लायबिलिटी, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। जो असेट साइड का टोटल है वही लायबिलिटी साइड का, लेकिन असेट साइड के यहाँ से टोटल आता है नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट, लेकिन यहाँ का टोटल आता है 3 हेडिंग का टोटल। तो इस टोटल में से अगर मैं ये 2 माइनस कर दूं तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी, देखो ठीक है। तो मैं सेम फॉर्मूला यूज करो करंट लायबिलिटीज के लिए। आपके पास टोटल असेट्स हैं, जो टोटल असेट होती है वही लायबिलिटी साइड का, इसमें से ये 2 हेडिंग माइनस कर दो, शेयर होल्डर और नॉन करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स एंड और क्या माइनस कर दो, नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल असेट मेरे पास है 8 लाख। 8 लाख में से शेयर होल्डर फंड बताओ कितना है, 6 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, 80,000। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी बच्चे करंट लायबिलिटीज। 8 लाख में से 6 लाख और 80 माइनस कर दो तो 120 आ जाएगी करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशो के फॉर्मूले में पुट कर दो, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट असेट निकली है 150 और ये निकली है करंट लायबिलिटीज 120। ठीक है, वन 1.25:1 ये रेशो निकल के आई करंट रेशो। आपको समझ आया? तो एक बारी इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ की 3 हेडिंग और यहाँ की 2 हेडिंग बैलेंस शीट का टोटल मैच कराती हैं, इससे हमारे फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है।